नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ के लिए। वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। अपने फ्यूचर को आप किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर करा जाता है एंड हाउ यू कैन सिक्योर योर सेल्फ। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है अमित कुमार शर्मा जी, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं एंड इस फील्ड का उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। ही हैज़ रिच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर आज का जो टॉपिक जो हमने रखा था वो रखा था रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। लोगों का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों, मतलब। एक्चुअली रिटायरमेंट प्लानिंग ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज के डेट में, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब यूथ भी आजकल इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ना, वो आपके गोल्डन ईयर्स बने, रिटायरमेंट आपका गोल्डन ईयर्स बने या आपके वर्स्ट ईयर्स बने, ये आपके ऊपर है ना। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। होता क्या है कि जब आप यंग होते हो, आप सिर्फ आप फोकस करते हो कि भाई मेरी नई जॉब लगी है तो मैं अपनी चीज़ें ले लेता हूँ। आप एसेट्स बनाने शुरू करते हो, आप बहुत सारे मान लीजिए आपने आईफोन्स ले लिए, गाड़ी ले ली, सारी चीज़ों पे फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटायरमेंट प्लानिंग छूट जाती है। तो ये फोकस इसलिए है, आज का फोकस इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग 4-5 साल में या 6 साल में, 7 साल में नहीं की जा सकती। तो ये एक कंसिस्टेंस रूप से आप कंसिस्टेंटली अगर आप उसको मनी को सेव करते सही हैं बात या है। इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अगर आप करेंगे तभी आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत प्रॉपर है। और मैं इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, ये थोड़ा सा नेगलेक्टेड एक टॉपिक है। लोग इसके बारे में, बहुत सारे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो इसके बारे में या तो जानते नहीं हैं या वो बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते देखी जाएगी, तो देखी जाएगी आज की डेट में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको टॉपिक को लिया है, जिससे कि हम एक सिंपल लेमैन जो आदमी है, जो स्टॉक्स के बारे में नहीं जानता, जो म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानता, वो भी किस तरह से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को कर सकता है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को आज लिया है। एक पर्सन के लिए, एक लॉमन लेमैन पर्सन के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर नहीं है, अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर चुका है, रिटायरमेंट प्लानिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? आफ्टर आफ्टर 30s, अर्ली 30s, अर्ली 20s, या फिर जब, कब एक मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए सर जब स्टार्ट करने के लिए? एक्चुअली देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग का मेन तो चीज़ ये है, सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आपकी जैसे पहली जॉब लगती है ना, यू शुड मेक योर गोल्स। वो मैटर नहीं करता कि आपका 3 lakhs का पैकेज है, आपका 5 lakhs का पैकेज है या 6 lakhs का पैकेज है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप अपने गोल्स को बनाएं। आप अपने गोल्स को जब बनाएंगे और आप उन गोल्स के प्रति, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से समय में कितना पैसा मेरा लगेगा ही लगेगा, है ना। तो जब हमें वो, और यू आर वेरी लकी इफ़ अगर आपके फादर साहब ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है तो वो एक बहुत अच्छा एक आपको बूस्ट मिलता है आपके लेटर एज में। सो मैं थोड़ा सा इजीली बोलूँ तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम सेविंग्स। यस, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम सेविंग्स। देखो, सेविंग करना एक हैबिट है। अगर आप सेविंग करने का हैबिट डाल लोगे तो आपको निश्चित रूप से सिर्फ रिटायरमेंट में नहीं, आपके जितने भी शॉर्ट गोल्स हैं या जितने भी लाइफ के अंदर कोई भी, अगर आपको जहाँ भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी। दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम कोई चीज़ सेव ही नहीं करते, हम कहते हैं यार बच नहीं रहा है, नहीं। तो इसमें क्या करना है ना कि पहले जितना भी सैलरी आपका है, उस सैलरी के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन आप रखो कि ये तो मैंने निकाल दिया, मेरे को इतनी सैलरी, मान लीजिए 20% मैं मान के चलता हूँ, 20% मैंने निकाल दिया। Okay. अब जो बच गया, अब उसके अंदर मेरे को मैनेज करना है। तो वो जब से जॉब लगे तब से शुरू कर देना चाहिए। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। हम्म। टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल होती है वो होती है फाइनेंशियल गोल। आप मेरे को थोड़ा बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल गोल, या फिर हाउ समवन कैन मेक सम फाइनेंशियल गोल्स? देखो, फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं ना, फाइनेंशियल गोल्स आदमी को बनाने चाहिए। अभी आप देखोगे ना, अगर जो जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपने आप से पूछेंगे तो उसमें से 90% लोगों के पास ना कोई रिटर्न में गोल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर आपने गोल्स पहले बनाए हैं, गोल्स बनाने के बाद ही आप पहले उसको राइट करेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि यार ये मेरे शॉर्ट इवेंट्स हैं। शॉर्ट इवेंट्स कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, शादी सबकी होती है,
एक्सेप्शंस आर देयर, ओके। शादी होगी, देन आपकी फैमिली इंक्रीज हाँ होगी, जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अब जब फैमिली बढ़ेगी तो उसके अंदर फिर उसकी स्टडी होगी बच्चों की, उसके बाद उनकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद आगे फिर जो भी ठीक है, है ठीक है, मतलब अपने हाँ। एसेट्स बढ़ाते हैं या मकान वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। पर्टिकुलरली शॉर्ट इवेंट्स क्या है? देखो शॉर्ट इवेंट्स, बच्चे की शादी, बच्चे के जो है स्टडीज़, और आजकल तो अगर आप देखो ना, अगर आप कोई बंदा एमबीए भी करता है तो एमबीए के अंदर भी 25 से 30 लाख तो कम से कम चाहिए। और आप अगर लोगों से पूछोगे, एक कॉमन पर्सन से पूछोगे, यार कल को तुम्हारा बच्चा आज 2 साल का है, हाँ जी। कल को उसको एमबीए करना है, अगर 30 लाख चाहिए या मान लीजिए 40 लाख आज से 15 साल बाद, तो जो कम से कम मतलब 50 लाख में भी सेम कोर्स होगा। उसने उसका प्रोविज़न किया कि नहीं किया? उसने प्रोविज़न ही नहीं किया होता, उसने सोचा ही नहीं होता कि यार वो करे। वो ये मान के चल रहा है आज मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या आज मेरा बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी जो मैं फ़ीस दे रहा हूँ उस समय यार लोन ले लेंगे। तो लोन लेने के बाद ना, लोन लेना इज़ ऑलवेज़ अ ट्रैप। लोन में ना आदमी क्या होता है, लोन में बहुत सारे लोग लंबा लोन ले लेते हैं, लंबे ड्यूरेशन के लिए लोन ले लेते हैं, तो उनको उस लोन के लिए काम करना पड़ता है। मैंने आज की डेट में भी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था, होम लोन लिया हुआ था, और एट द एज ऑफ 65 स्टिल दे आर वर्किंग, क्योंकि उनको अपना लोन उतारना है। तो उसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में यही नहीं है, इसके साथ एक्सटेंडेड भी है। जैसे देखो, आप कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करो, मैरिज के एक्सपेंसेस होते हैं, हर एक आदमी मैरिज में जाता है साल के अंदर, ट्रैवल भी करता है, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं, हाँ जी। कभी खुद के बर्थडेज वगैरह हो गए, फेस्टिवल्स हो गए। अब ये सारा अगर आप मिला के चलोगे ना, तो 1-1.5 लाख रुपया या इससे ज़्यादा एज़ पर योर बजट ये होता है। ये एक्सपेंसेस है जो कि कोई भी ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग जब लोग करते हैं तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो वो हर साल आपको हिट कर रहा है, वो हर साल आपको हिट कर रहा है। आजकल एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है, लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे हुआ, छुट्टी आई, बाहर चले गए। जहाँ पहले लोग साल में 2 साल में एक बार जाते थे, हर लॉन्ग वीकेंड के ऊपर, हर लॉन्ग वीकेंड पे, मतलब आप साल के 5 टूर आप मान के चलो। और जब वो वहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कम खर्चा होता है। एक टूर पे अगर एवरेज लगाओ तो 20 से 25 हज़ार रुपये तो है ही। और जिन लोगों की सैलरीज अच्छी हैं, 2-2 लाख के पैकेज हैं, 2.5 लाख के पैकेज हैं, 3 लाख के पैकेज हैं, तो वो फिर 10,000 रुपीज़ का पर डे का मतलब रेंट वाला रूम लेते हैं। तो वो जाके अपना 75,000 80,000 के आसपास पैसा, लेकिन वो उसने कहीं कैलकुलेट नहीं किया होता। वो उसी पे लेके चल रहा होता है, नहीं यार मेरे तो एक्सपेंसेस कोई दिक्कत नहीं है, बच नहीं रहा है, एक्चुअली बच नहीं रहा है। ये जो मैं अभी आपको बोल रहा था सेविंग, हैबिट ऑफ सेविंग, यहाँ पे ये काम करता है कि उसको ये देखना है पहले मैं अपना पैसा बचाऊं, उसके बाद जो है उसमें मैं उसको मैनेज करूँ। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने ये मैनेजमेंट की बात करी सर, शॉर्ट इवेंट्स की बात करी, मेरे को जो आपने ये हर इवेंट्स बताए, हाउ इट कैन बी डन? देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं। ओके। इंश्योरेंस भी एक पार्ट है उसका, ठीक है। इंश्योरेंस क्यों पार्ट है? इंश्योरेंस पार्ट ये है कि इंश्योरेंस में होता क्या है, देखो इंश्योरेंस ये है कि आपने मान लीजिए कोई गोल बनाए, अब गोल बनाए तो उसके अंदर क्या है, वो गोल आप रहेंगे जब भी होना चाहिए, क्योंकि जो सम एश्योर्ड होता है वो तो गारंटीड होता है इंश्योरेंस में। जब आप रहेंगे तब भी वो मिलेगा, आप नहीं रहेंगे तब भी वो मिलेगा। तो जो आपने अपनी फैमिली के लिए गोल्स बनाए हुए हैं वो वहाँ पे पूरे होंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक आप मान के चल सकते हैं, एक सेफ्टी बैलून की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया, साथ में पीपीएफ, साथ में एफडीज, एमरजेंसी फंड। एमरजेंसी फंड के ऊपर मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। आजकल चल रहा है, जिसको भी बात करो यार एमरजेंसी फंड ना 6 मंथ्स का होना चाहिए, 6 मंथ्स का नहीं होना चाहिए। एमरजेंसी फंड कम से कम 1 साल का होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? देखो कभी बीच में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हाँ जी, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपका 6 महीने का जो पैसा है ना, जो आप बचाने की बात कर रहे हो, वो कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनकेस अगर नहीं भी आया, और आजकल अच्छा आप बताओ, इनकेस अगर कोई एक एवरेज आदमी जॉब ढूंढता है जिसका पैकेज ऑलरेडी मान लीजिए 2 लाख रुपए का पैकेज है, अब अगर वो जॉब ढूंढ रहा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको कितने टाइम में जॉब मिलेगी?
3 महीने 4 महीने या हो मोटा सकता मोटा है 6 महीने भी लग यस जाए। हो सकता है। मैंने ऐसा देखा है कि 7 से 8 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जॉब इसलिए भी ढूंढ रहा होता है। आज की डेट में लेऑफ्स होते हैं, आज की डेट में कभी भी कोई भी दिक्कत आ जाए तो जो कंपनीज कहती है नहीं यार हम लोग छटनी कर रहे हैं, अब वो छटनी कर दी तो उस बंदे के बारे में सब लोगों को पता होता है कि यार इसको ऑलरेडी जॉब इसके पास नहीं है, तो वहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस करती हैं और वो उतने लोअर लेवल पे काम करना नहीं चाहता है, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, राइट। तो अच्छा ये है कि आपका 1 साल का कम से कम आप इमरजेंसी फंड बना के रखें। वो आप थ्रू एफडीज भी कर सकते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप इस तरह से इमरजेंसी फंड को आप अपना एक बना सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंड जो कि क्रिएट किया जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड्स के इंस्ट्रूमेंट की सर आपने बात करी, हम्म इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस के ऊपर एक पर्सन के लिए किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से उसको रहना चाहिए कि वो अपना एक मींस सेफ्टी अपनी रख सके? देखो सेफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं तो सेफ्टी बैलून प्रिंसिपल होता है। सेफ्टी बैलून प्रिंसिपल का मतलब ये है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप रहेंगे जब भी आपके गोल्स पूरे होंगे, आप नहीं रहेंगे तब भी आपके गोल्स पूरे होंगे। और एक ना सबसे मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में, ग्रीड बढ़ गया लोगों में। लोग ये चाहते हैं, जितने भी यूट्यूब पे बहुत सारे इंट्राडे का बता रहे हैं वो कि आप हमसे कोर्स ले लीजिए, आप इंट्राडे कर लीजिए, लेकिन सेबी की रिपोर्ट में है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है ना। और ये बात हम नहीं बोल रहे, सेबी बोल रहा है कि सेबी बोल रहा है कि मतलब 2023 के अंदर, जो कि मैंने पहले भी रील में बताया है, 71% लोगों ने लॉस किया है और 2019 के अंदर तो 65% लोगों ने लॉस किया है इंट्राडे के अंदर। चाहूँगा सर कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बारी सेबी क्या है ये भी बनाएं। देखो सेबी जो है वो एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है इन सब जितने भी म्यूचुअल फंड्स हो गए, जितने भी आपके जितने भी stocks हो फाइनेंशियल गए, टूल्स financial होते tools, हैं, और उसको जितने भी आपके शेयर्स होते हैं या फिर जो कंपनीज लिस्टेड है, पब्लिक कंपनीज, उन सब के शेयर्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, उनके लिए एक बॉडी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी आफ्टर स्कैम 1992। ये बॉडी इन पावर आई थी एंड उसको हम सेबी कहते हैं। यस। तो ये है। अब देखो हमें ना ज़्यादा इंट्रिकेटीज़ में नहीं जाना है। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जितना हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें करेंगे हम उतना ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से दूर हो जाएंगे। अगर आज की डेट में जो व्यूवर्स भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर इन केस अगर आप आज की डेट में मान लीजिए आप कहते हो कि यार मेरे पास कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, या मेरे पास फाइनेंशियल गोल तो है लेकिन यार मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं कोई लिख नहीं पाता हूँ, वो पता क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुस गए हो। आपने यूट्यूब के वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पे वो सिर्फ ये बता रहे हैं भैया 5 साल लगाओ 1 करोड़ कमाओ। ऐसा नहीं होता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, आप जब भी देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना, वो जब ही है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे। कम से कम आप ये मान के चलो कि 15 साल से 20 साल तक जब आप अपने पैसे को है ना रखोगे तो ही वो ग्रो करेगा। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में देख लो, देखो जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गलत हैं, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट के। हाँ देखो जो सारे लोग गलत नहीं हैं, बहुत सारे जो आज की डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग लोग सिखा भी रहे हैं वो लोग भी यही बोल रहे हैं। मास्टर्स जो हैं, मिस्टर केडिया ने भी यही बोला है, जो कि एक टाइम के तो बहुत ज़्यादा मतलब ही इज़ अ रिनाउंड नेम। उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें 15 से 20 साल तक के लिए बने रहना पड़ेगा मार्केट में। अगर हम मार्केट में बने रहेंगे तभी हम कमा पाएंगे। तो जब हमें मार्केट में बने रहना है और हमें लॉसेस भी हो सकते हैं, तो कम से कम हम 30 to 40% तो अपना शॉर्ट इवेंट्स के लिए हम ये मान के चलें कि यार ये वाले चल कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैंने मान लीजिए एक अपना गोल बनाया कि मेरे को वर्ल्ड टूर करना है फैमिली के साथ। भाई वर्ल्ड टूर फैमिली के लिए करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं हाई रिस्क में पैसा लगा सकता हूँ। मैं हाई रिस्क में पैसा क्यों लगा सकता हूँ? यार वर्ल्ड टूर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इंडिया में घूम लेंगे, है ना, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेटे की शादी है, बेटे की स्टडी है, 12वीं के बाद उसको कोचिंग करानी है, या कोचिंग के बाद जब वो एक हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा, MBA के लिए जाएगा, तो वहाँ पे मुझे 30 लाख 40 लाख 50 लाख चाहिए। वो तो मैं ये नहीं कह सकता ना अपने बेटे को यार तुम एक काम कर यार, अभी जब मार्केट चढ़ेगा ना तब मैं आगे उसको यार बताऊँगा यार तेरे को मैं, है ना, अभी तो रुक जा भाई। तो वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो बैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे ना अपने पोर्टफोलियो को, तब तक आप अपनी अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते हो। और रिटायरमेंट के अंदर तो ये मेन चीज़ है ही, क्योंकि रिटायरमेंट जब आप शुरुआत में मान लीजिए आपने 25 साल से मतलब प्लानिंग करना शुरू किया, तो आपको 60 के आसपास आपका शुरू होता है। और आजकल तो अर्ली रिटायरमेंट का भी बहुत प्लान चल रहा है। तो हमें ना किसी दूसरे को देखकर अपने प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। हर एक आदमी का अपना एक बजट है, हर एक आदमी का अपना एक रहन सहन का स्टाइल है, हर एक आदमी के अपने एक्सपेंसेस हैं। उसी हिसाब से उसको अपना बजट बनाना चाहिए और उसी हिसाब से उसको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। सो जितने आपने इंस्ट्रूमेंट्स बताए हमें, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं लोग मानते हैं। म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, ये सारे हैं, बट एक इंश्योरेंस को लोग बहुत बड़ा प्रिंसिपल मानते हैं और एक ये चीज़ लोग फॉलो करते हैं कि हमें इंश्योरेंस उससे पहले करा लेनी चाहिए। सो इंश्योरेंस के बलबूते रहना चाहिए, मतलब देखो, सिर्फ इंश्योरेंस के बलबूते नहीं रहना चाहिए। बात सिर्फ इंश्योरेंस के बलबूते की बात नहीं है। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 40 रुपीज़ जो हैं एटलीस्ट आप शॉर्ट इवेंट्स के लिए अपना ऐसे प्रोडक्ट्स में डालिए जहाँ पे आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो परसेंटेज कमी क्यों ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको मिलेगा। वो शॉर्ट है। और जो बाकी 60% है यार, उसके अंदर आप खेलिए ना मार्केट के अंदर यार। आप उसके अंदर अपने टैलेंट को बढ़ाइए, आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानिए। आप उसके अंदर क्यों, देखो आजकल क्या है कि आजकल जो जॉब्स हैं ना, वो टाइम टेकन जॉब्स हैं, ठीक है। हर आदमी करीब आप देखोगे तो 24 आवर्स ही जॉब कर रहा होता है ना। कॉर्पोरेट्स में तो कम से कम ऐसा है, कॉर्पोरेट वाले लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हाँ जी। तो उनके पास टाइम कहाँ है कि मैं अपने फाइनेंशियल्स के गोल्स को रिव्यू करूं या वो करूं। तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चीज़ पे फोकस करें कि अगर मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। अगर मैं हायर रिस्क में चला जाता हूँ तो अगर फिर तो मिले या ना मिले, और वो जीरो भी हो सकता है। देखो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें लोगों ने पैसा लगाया। अब होता क्या है कि जितनी भी बात होती है वो बात उन स्टॉक्स की होती है कि आज वो जी पहले 200 रुपए का स्टॉक था, आज 2 लाख का हो गया, 2000 का हो गया। उस पे बात होती है, लेकिन उस पे बात नहीं होती कि जो शेयर पहले 400 का था, आज एमआरएफ का टायर का जब शेयर बढ़ने शुरू हुए थे, सबने एमआरएफ के टायर के शेयर की बात करी। आप मारुति का ले लीजिए, आप मारुति का लीजिए। मारुति का जो शेयर था आज से करीब 15 साल या करीब 18 साल पहले 400 रुपये का था, 300 रुपये का था। आज कितने का? 13.5 के आसपास है। हाँ जी। बढ़ा ना, तो अब बढ़ा तो उसने टाइम लिया ना। हाँ जी। 18 साल टाइम लिया ना उसने उस चीज़ को। तो जब तक आप अपने जो मनी है उसको ग्रो नहीं होने दोगे, तब तक कैसे ग्रो होगा। और ये चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने ना अभी थोड़ी देर पहले एक बात करी थी कि आपके फादर ने अगर रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दिया तो मतलब उसको एलेबोरेट कर सकते हैं? हाँ, ये वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है, वो आप बहुत लकी होते हैं अगर आपके फादर साहब ने भी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरुआत कर दी। मैं बताता हूँ। देखो, मान लीजिए आपके फादर साहब 25 ईयर्स के हैं। हाँ जी। ठीक है, 26th ईयर्स पे मान लीजिए उनको सन होता है। हाँ जी। है ना। अब क्या होगा, जब बच्चा 25 साल का होगा उस समय वो करीब 50 ईयर्स के आसपास होंगे। ठीक है ना। तो आप मान के चलिए जब वो 60 की एज में होंगे तो उनका बच्चा भी करीब 35 या 40 के बीच का होगा। हाँ जी। तो जैसे ही वो 80 की एज के होंगे तो उनका बच्चा जो है वो 55 की एज का होगा। हाँ जी। तो मतलब ये कि जब वो जिंदा हैं तब उनका बेटे की रिटायरमेंट आने वाली है। राइट, ही इज अबाउट टू एंटर इनटू दैट एज। तो अगर उन्होंने अच्छा प्लानिंग किया हुआ है और एट द एज ऑफ 85 अगर वो चले जाते हैं, मान लीजिए चले जाते हैं, और उन्होंने कुछ गारंटेड प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, कुछ अपने एसेट्स बनाए हुए हैं, से प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है, प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी गुड एसेट। तो अब वो क्या होगा, जब वो उनका बेटा 60 की एज में जाएगा, उसके पास एक तो जो फादर ने एक्यूमुलेट किया है, मान लीजिए उन्होंने 2-3 करोड़ की पॉलिसीज ली हुई हैं या उन्होंने बाकी भी सारी चीज़ें की, तो मोटा मोटा 3-4 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर उनके फादर साहब ने रिटायरमेंट अपनी करी थी तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है उनके बेटे के रिटायरमेंट में भी। हाँ जी। समझ रहे हैं आप। अब सेम चीज़, सेम ये जो है ना सर्कल, ये आगे भी चलेगा।
तो 2-3 पीढ़ियों बाद क्या होगा, जो एक परिवार एक बहुत ही कॉमन परिवार था वो एक हाई एंड पे चला जाएगा, क्योंकि हर बार उनके जो सक्सेसर्स हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हाँ हैं जी। और आने वाले टाइम पे वो अपने जो सक्सेसर्स हैं उनको बूस्ट दे के जा रहे हैं। तो वो क्या हुआ, 2-3 पीढ़ियों बाद वही बंदा जो बीइंग एन कहता एडल्ट था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हाँ यस एग्जैक्टली, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन आपकी होगी उसको आप बूस्ट दे पाओगे। और अगर आप यही चीज़ 45 में सोचोगे, 50 में सोचोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अभी से ही शुरू करो। अभी से क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, अभी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। हाँ जी। फादर साहब हैं, मदर जी हैं, काम कर रहे हैं, सारा एक हेल्दी परिवार है, सारी चीज़ें, हेल्थ भी अच्छी हाँ है, जी। आप रिस्क भी ले सकते हो। आप कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, आप कुछ Yes. शेयर्स में डाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट्स को जरूर लो जहाँ पे रेगुलर इनकम आती है। देखो रेगुलर इनकम जो है ना, जिस समय कोरोना हुआ ना, कोरोना में बहुत सारे लोगों ने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है ना उसके ऊपर लोन लिया, नंबर 1। जिन लोगों ने गारंटेड प्रोडक्ट्स लिया हुआ था और उनको ऑलरेडी रिटर्न्स आ रहे थे, उनसे उनका घर चला है, क्योंकि ले ऑफ्स हो गए थे, मार्केट में जॉब ही नहीं थी। तो अब जो जितने शेयर मार्केट्स लोग हैं, उन्होंने, जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया हुआ था उनका हाँ जी, काम चल हाँ गया, जी, जिन हाँ लोगों ने एक्यूमुलेट नहीं किया हुआ था, जिनको लॉसेज हुए थे, भाई वो लोग फंस गए। और ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि लोगों को इवन जी। रेडियाँ खोलनी पड़ गई, उनको बहुत सारा मतलब अपना बिजनेस किसी ना किसी तरह अब एक्सपेंसेस तो है ही पूरा करना शेयर्स है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस ये है कि शेयर्स जो होते हैं, जब आप कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हो, सारी चीज़ देखते हो, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, यू बिकम अ पार्ट। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है, वो पैसा लगाता है आपके बिहाफ पे, जो भी अर्निंग उसको होती है वो अमंग जितने लोगों ने वो म्यूचुअल फंड लिया होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो बेटर म्यूचुअल फंड है या फिर शेयर्स? हाफ हाफ, थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, और अगर थोड़ी सी नॉलेज आप गेन कर लीजिए, जैसे कुछ ना ऐसे शेयर्स हैं जो देखो डूबते ही नहीं हैं, या कुछ ऐसे शेयर्स हैं जैसे निफ्टी 50 हो गए, निफ्टी 100 हो गए, वो ऐसी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उसके अंदर अगर आप पैसा भी लगाओगे ना, आपका पैसा डूबेगा नहीं, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो डूबेगा नहीं। तो वो कंपनीज के बारे में थोड़ा सा अगर मार्केट को सर्वे करोगे, इन केस अगर कहीं कोई पर्सनल भी इन केस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको वही कहा, यू हैव टू बैलेंस योर पोर्टफोलियो। बैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट वाज एन आई ओपनर एक्चुअली कि किस तरीके से प्लानिंग हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक कि इससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा कि हाउ वी शुड ग्रो एंड हाउ वी शुड वर्क ऑन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, एंड कमिंग पॉडकास्ट के अंदर मैं अपने व्यूअर से बताना चाहूँगा कि हम अलग अलग चीज़ों को लेके आएंगे। हम पॉडकास्ट थोड़े शॉर्ट रख रहे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं रख रहे हैं, रीज़न में कि एक कैपेबिलिटी है, आप भी देख रहे हैं, आपको जितनी चीज़ें समझ में है, जिससे हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस ला सकें। जैसे हम चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, इन सब चाइल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, कि जैसे बच्चों के लिए क्या क्या हम नई नई चीज़ें कर सकते हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं उनके लिए भी हम लेके आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। यस। और मैं यही कहूँगा कि इन केस अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी है आपको, मेरे फ़ोन नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए है और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्पेशली, तो आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। श्योर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।